हाय गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी लोगों के लिए लेकर आया हूँ मैं। देखो, इस वीडियो में ना मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप लोग अपने घर का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर करवाना चाहते हो, तो आप लोग उसमें कॉलम कहाँ कहाँ पे दिया जाता है बिल्डिंग में, ये कैसे डिसाइड करोगे। यानी इसको डिसाइड करने का प्रोसीजर क्या है, तो वो फुल प्रोसीजर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। फिर दूसरी चीज़ ये भी बताऊंगा कि अगर बीम का इफेक्टिव लेंथ हम लोग इंक्रीज़ कर देते हैं, तो उसके वजह से कॉलम पे और बीम पे खुद क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो भी चीज़ बताऊंगा। ठीक है। कॉस्ट इफ़ेक्टिव कब होता है अपना बीम या फिर फ्रेम स्ट्रक्चर, ये भी चीज़ आपको बताऊंगा। फ्रेम स्ट्रक्चर से क्या मतलब है कि बीम और कॉलम वाला अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो कॉस्ट इफ़ेक्टिव कब होता है अपना स्ट्रक्चर, वो भी चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। सो एंड तक देखना और एक भी पार्ट स्किप मत करना, क्योंकि एक पार्ट अगर स्किप करोगे ना तो अगला पार्ट समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सो एक भी पार्ट स्किप मत करना और पूरा एंड तक देखना वीडियो। चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ आपको एक एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। ठीक है। ये देखो, यहाँ पे मैंने दो फिगर बनाया है, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। ठीक है। ये दोनों फिगर कम्प्लीटली सेम है, सिर्फ एक पॉइंट इसमें डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है मैं आपको समझाता हूँ, पूरा फिगर समझाता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो एक चीज़ देख लो कि यहाँ पे जितने भी बीम्स हैं मैंने उनकी मार्किंग कर दी है। जैसे ये वाला हो गया बीम B1, ये हो गया बीम B1। ठीक है, पूरा का पूरा। बीम B2 हो गया, बीम B3 हो गया, B4, B5, B6, B7। ठीक है। उसी तरीके से इस स्ट्रक्चर में भी है। ये हो गया बीम B1। ठीक है, बीम B2 हो गया, फिर उसके बाद ये हो गया अपना बीम B3। बीम B3 ये पूरा मिला के है। ठीक है। B4 है, B5 है, B6 है और B7 है। मतलब बीम पूरा का पूरा सेम है एज इट इज़। ठीक है। कॉलम भी सेम है। कॉलम कौन सा है इसमें, जो हैश वाला मार्क किया हुआ है, जो ये क्रॉस मार्किंग है ब्लू कलर की, ये अपना कॉलम है। ठीक है। इसमें भी और इस फिगर में भी जितना भी क्रॉस मार्किंग है सबका सब अपना कॉलम है। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे ध्यान देने की ये चीज़ है ना, यहाँ पे आप देखोगे पॉइंट पी पे आपको एक कॉलम दिखेगा। ठीक है। लेकिन उसी फिगर में पॉइंट क्यू पे कोई कॉलम नहीं है। ठीक है। अब दूसरा डायग्राम देखते हैं। पॉइंट पी पे यहाँ पे कोई कॉलम नहीं है, लेकिन पॉइंट क्यू पे कॉलम है। ठीक है। सो अब जब बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करोगे आप इस तरीके का, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आपको इस पॉइंट पे कॉलम देना है या फिर इस पॉइंट पे कॉलम देना है। यानी कि बिल्डिंग के एंड पे कॉलम देना है या फिर जहाँ पे आपका बीम इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पे आपको कॉलम देना है, या फिर दोनों ही जगह पे कॉलम दे देना है। तो ये कैसे डिसाइड करोगे आप, तो वो चीज़ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। ठीक है। सो चलो अभी हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं आप लोग को एक चीज़ बता दूं कि देखो, मैं आपको कॉलम के बारे में ना बहुत सारी डिटेल बताऊंगा और बीम पे भी बताऊंगा। ठीक है। कॉलम को प्लेस करने में क्या प्रॉब्लम आता है, जैसे क्या होता है कि हमारा बाउंड्री लाइन के जैसे मान लो कि हम कॉलम कहीं पे एकदम कोने पे प्लेस कर रहे हैं और वो हमारा बाउंड्री लाइन पे आ गया है, तो उस केस में फुटिंग डलना मुश्किल हो जाता है। तो उसका क्या सॉल्यूशन होता है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें बताऊंगा। ठीक है। वीडियो को एंड तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है दोस्तों। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या है ना कि कॉलम देने का पर्पस क्या होता है बिल्डिंग में। सिंपल है, कॉलम देने का पर्पस यही होता है कि जो बीम है उसके ऊपर वो उसका लोड ट्रांसफ़र कर सके। ठीक है। यानी बीम से लोड आएगा कॉलम पे, तो कॉलम का काम है कि वो ट्रांसफ़र कर दे फुटिंग को। ठीक है। अब वहाँ से फुटिंग का काम है कि वो ट्रांसफ़र कर देगा अर्थ को। ठीक है। सो ये सबसे बेसिक चीज़ है। ठीक है। कॉलम क्या है, बिल्डिंग का कंप्रेशन मेंबर है और बीम का टेंशन मेंबर है। ठीक है दोस्तों। अब देखो, बात आती है दोस्तों कि हम लोग बिल्डिंग में कॉलम को प्लेस करें कहाँ पे। तो देखो, सबसे बेस्ट पोजीशन होता है ना कि बिल्डिंग के कोने में प्लेस किया जाए उसको। ठीक है। कोने में या फिर कोने से करीब में, या तो कॉर्नर पॉइंट पे या तो कॉर्नर से थोड़ा करीब। ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये देखो, एक बिल्डिंग है ये। ठीक है। जितना भी आपको सर्कल दिख रहा है ये सारा का सारा कॉलम है। ठीक है। और जो भी ये आपको बीच में ब्लू लाइन दिख रहा है ना, ये सारा का सारा बीम है। ठीक है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, कॉर्नर पे प्लेस करोगे तो आपका जो बेंडिंग मोमेंट जो है बीम में वो कम से कम जनरेट होगा। लेकिन अगर आप कॉलम यहाँ पे छोड़ के इस जगह पे अगर आप प्लेस कर दोगे कॉलम को, तो क्या होगा कि यहाँ पे क्या दो बीम बन जाएगा अपना, एक ये वाला बीम हो जाएगा और एक दूसरा ये वाला बीम हो जाएगा। ठीक है। इसमें तो आपको ठीक है, आपकी सैगिंग कम हो जाएगी, लेकिन इस वाले बीम में ना हॉगिंग ज़्यादा होगा, यानी इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो है वो कुछ ऊपर की तरफ बनेगा। ठीक है। यानी इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आना शुरू हो जाएगा। सो इसीलिए हमें जब भी कॉलम प्लेस करना होता है तो वो कॉर्नर पॉइंट पे बेस्ट होता है। ठीक है। कॉर्नर नहीं तो उससे करीब। ठीक है दोस्तों। और दूसरा कहाँ पे सबसे बेस्ट पोजीशन होता है दोस्तों, तो इंटरसेक्शन पे, जहाँ पे आपका बीम
इंटरसेक्ट कर रहा हो या फिर जहाँ पे आपका वॉल इंटरसेक्ट करता हो, उस पोजीशन पे देना सबसे बेस्ट होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल देखो, ये अपना बीम है, कंटिन्यूअस थ्रू आउट बीम है, ठीक है? और ये वाला अपना बीम है कंटिन्यूअस थ्रू आउट। तो जहाँ पे ये बीम जाके इंटरसेक्ट कर रहा है आपस में, ये ऊपर वाला बीम और ये साइड वाला बीम जहाँ पे इंटरसेक्ट करता है वहाँ पे कॉलम देते हैं, ठीक है? सो वही सेम तरीका है, ये भी बीम गया ऊपर से आया, जहाँ पे इंटरसेक्शन है वहीं पे कॉलम प्रोवाइड करना बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि अपना यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जो होता है ना, बिल्कुल कम हो जाता है, ठीक है? अगर आप इंटरसेक्शन पे प्रोवाइड नहीं करोगे तो बेंडिंग मोमेंट बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा बीम में, जिसकी वजह से वो बाद में नुकसानदेह होता है। बात करते हैं दोस्तों एक प्रॉब्लम के बारे में। देखो कभी-कभार क्या होता है ना कि जब हम लोग अपना कंस्ट्रक्शन करते हैं बिल्डिंग का, तो हमें कोई कॉलम बिल्कुल प्रॉपर्टी लाइन से सटा के देना पड़ता है। तो उस केस में क्या होता है कि उस कॉलम का जो फुटिंग डलता है, तो वो फुटिंग अपने प्रॉपर्टी लाइन से बाहर जाने लगता है। तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, क्या सॉल्यूशन अपने पास, उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो आप, जो ये वायलेट कलर का जो मैंने बनाया है लाइन, ये जो 2 लाइन है, ये अपना प्रॉपर्टी लाइन हो गया, ठीक है? ये वाला जो हैशिंग पोर्शन देख रहे हो ब्लू कलर का, ये है अपना कॉलम, ठीक है? ये दोनों अपना कॉलम हो गया, ठीक है? अभी क्या है कि ये जो अपना जो ब्राउन कलर का जो आप स्क्वायर देख रहे हो, ये अपना फुटिंग हो गया, ठीक है? ये दोनों अपना फुटिंग है। तो ये आप देख सकते हो कि प्रॉपर्टी लाइन से फुटिंग बाहर जा रहा है, ठीक है? तो इस केस में क्या कर सकते हो, तो 2 सॉल्यूशन होता है अपने पास। एक तो क्या, आप कॉलम को थोड़ा-सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो, ठीक है? कॉलम थोड़ा-सा अंदर की तरफ शिफ्ट कर दो ताकि आखिरी में जो बीम आ रहा है वो आपका कैंटिलीवर बन जाएगा, ठीक है? आखिरी जो फुटिंग के जो बाहर होगा, मतलब कॉलम से बाहर की तरफ जो आएगा वो कैंटिलीवर बीम हो जाएगा, ठीक है? तो एक तो हो गया कि अंदर की तरफ शिफ्ट कर देना होता है, और दूसरा सॉल्यूशन ये होता है कि आप जहाँ पे कॉलम प्रोवाइड कर रहे हो यानी प्रॉपर्टी लाइन पे जितना फुटिंग अंदर है उसको अंदर रहने दो, बाकी आप उसको एक स्ट्रैप बीम से जोड़ दो, ठीक है? जो अंदर का जो कॉलम है, ठीक है? उसकी जो फुटिंग है और जो प्रॉपर्टी लाइन पे जो फुटिंग है, इन दोनों फुटिंग को एक स्ट्रैप बीम से जोड़ दिया जाए, ठीक है? ताकि ये अपना स्ट्रैप फुटिंग बन जाए, ठीक है? अगर ये नहीं तो आप दूसरा सॉल्यूशन यूज़ कर सकते हो कि आप कंबाइंड फुटिंग दे दो वहाँ पे, ठीक है? एक आप पूरा का पूरा फुटिंग बनाओ, ठीक है? उसी पे 2 कॉलम खड़ा कर दो। बाउंड्री लाइन के अंदर अपना जितना भी आ रहा है कॉलम या फिर फुटिंग वो ठीक है, बाकी आप सारा का सारा जो फुटिंग है वो अंदर की तरफ कर दो, ठीक है? बाहर जो भी फुटिंग जा रहा था उसको काट दो, अंदर की तरफ पूरा फुटिंग बना दो, ठीक है दोस्तों? तो ये होता है इसका सॉल्यूशन। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में। कॉलम का कुछ बेसिक चीज़ समझ लेते हैं और उसके बाद मैं आपको ये चीज़ समझाऊँगा, ठीक है? ये चीज़ें जो ये चीज़ है ना दोस्तों, जब तक आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। सो इसीलिए मैं आपको ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है? और उसके बाद आपको फिर ये चीज़ें भी एक्सप्लेन करूँगा, ओके? सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो क्या होता है कि कभी भी जनरल डिज़ाइन का ये रूल है, ठीक है? आपको जनरली कोई बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका रूल है 4 से 6 मीटर के बीच में 2 कॉलम की दूरी रखो सेंटर टू सेंटर, ठीक है? 4 मीटर से कम मत करो, बहुत करीब हो जाता है वो। 6 मीटर से ज़्यादा दूर मत करो, ठीक है? मतलब 2 कॉलम के बीच की दूरी 6 मीटर से ज़्यादा दूर मत करो। क्यों दूर मत करो? क्योंकि अगर आप 2 कॉलम की दूरी अगर आप 6 मीटर से ज़्यादा दूर कर दोगे, मान लो ये 7 मीटर आपने कर दिया, तो क्या होगा कि जो बीम का जो डेप्थ है, ये जो डेप्थ है ना, हमें इसको इंक्रीज़ करना पड़ जाता है, ठीक है? इंक्रीज़ करना पड़ता है तो क्या होता है नुकसान, कि जो हमारा बीम होता है वो इकोनॉमिकल नहीं रहता है, ठीक है? यानी उसकी डेप्थ इंक्रीज़ करने की वजह से हमें उसमें स्टील भी इंक्रीज़ करना पड़ता है, कंक्रीट भी इंक्रीज़ होता है और पूरे के पूरे लंबाई पे इंक्रीज़ होता है, ठीक है? जैसे वो कंटिन्यूअस बीम है, तो इधर डेप्थ इंक्रीज़ हुआ है जितना भी, तो वो डेप्थ कंटिन्यूअस चलेगा, ठीक है? तो ये इसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। इसीलिए कभी भी कॉलम की दूरी उतना ज़्यादा एक्सटेंड मत करना, ठीक है? ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, ओके? और देखो 6 मीटर से ऊपर जाना ना 3 बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो अपना ज़्यादा हो जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बेंडिंग मोमेंट का सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में क्या फॉर्मूला होता है, m इक्वल्स टू डब्ल्यू एल स्क्वायर अपॉन 8, यानी m इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर, ठीक है? या फिर l भी कह सकते हैं, ठीक है? सो जब अपना बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है l से, तो इसका क्या मतलब है कि जितना ज़्यादा लंबाई बढ़ाएंगे बीम का, यानी ये लेंथ, ये वाला जो है, ये वाली लेंथ जितनी ज़्यादा बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा इसमें बेंडिंग मोमेंट जनरेट होगा, ठीक है? तो हमें कम से कम बीम में बेंडिंग मोमेंट रखना है ताकि हमारा स्ट्रक्चर सेफ रह सके, ठीक है दोस्तों? तो इसीलिए लेंथ को कभी भी ज़्यादा 6 मीटर से ऊपर मत लेके जाना। जब कॉलम दूर लेके जाओगे तो आपको ऑब्वियस सी बात है बीम की डेप्थ बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? और बीम का डेप्थ बढ़ेगा तो इसका मतलब है कि अपने बीम का मोमेंट बढ़ जाएगा, ठीक है? तो कभी भी 6 मीटर से ऊपर मत लेके जाना।
एक चीज़, ठीक है। अब क्या होता है कि एक तो बता दिया कि बीम का मोमेंट बढ़ जाता है, ठीक है। फिर डेप्थ इंक्रीज़ हो जाता है, वो भी बता ही दिया आपको, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि बीम का जो होता है ना सेल्फ वेट इंक्रीज़ कर जाता है। बताया था ना स्टील बार और यूज़ होता है फिर उसमें, फिर उसके बाद कंक्रीट और ज़्यादा क्वांटिटी में लगता है, जिसकी वजह से उसका वेट बढ़ जाता है, ठीक है। वो बल्की हो जाता है एरिया में, ठीक है। फिर ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉलम की दूरी बढ़ाओगे तो बीम का डेप्थ भी बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो अपना कॉलम होता है उसका भी साइज़ हमें बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो जब कॉलम की जब चौड़ाई बढ़ानी पड़ती है हमें, तो क्या होता है कि आपके घर में या फिर आपके फ्लैट्स में या फिर आपके अपार्टमेंट में वो जो आपका यूजेबल एरिया था वो कम हो जाता है, ठीक है। क्योंकि वो बल्कि कॉलम मतलब उसका कॉलम का डायमेंशन बढ़ा दिया गया है, और उसके वजह से जो आपको रिक्वायर्ड एरिया मिलना था वो एरिया नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। सो इसी वजह से आप अपना जो 2 कॉलम के बीच की दूरी है उसको 4 से 6 मीटर ही रखना, ठीक है। उससे ज़्यादा मत इंक्रीज़ करना। अब देखो दोस्तों, ये वाला फिगर समझने से पहले आपको एक ये वाला फिगर समझना पड़ेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला फिगर समझाऊंगा, तब उसके बाद ही जाके आपका इस फिगर का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है। सो इसको समझते हैं पहले। तो सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पे ये समझो कि ये हमारा 2 फिगर है। पहला फिगर ये वाला हो गया, दूसरा फिगर ये वाला, ठीक है। यानी ये एक बिल्डिंग है और ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। ABCD EFGHIJKL, ठीक है। उसी तरीके से ABCD EFGHIJKL, ठीक है। सेम बिल्डिंग है, ठीक है। बस फ़र्क क्या है, 2 कॉलम का फ़र्क है। देखो F पॉइंट पे देखो कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। G पॉइंट पे एक कॉलम दिया है, H पॉइंट पे कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब F पॉइंट पे कॉलम है, ठीक है। इस फिगर में F पॉइंट पे कोई कॉलम नहीं, यहाँ पे लेकिन कॉलम है। इस फिगर में G पॉइंट पे कॉलम है, लेकिन यहाँ पे G पॉइंट पे कोई कॉलम नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे H पॉइंट पे कॉलम नहीं है, लेकिन यहाँ पे H कॉलम है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये, इसको ध्यान से समझना, ठीक है। देखो होता क्या है ना ऐसे केस में, यहाँ पे देखो क्या हुआ। सबसे पहले चीज़ तो हमने यहाँ पे एक सेंटर में जो कॉलम दिया है 2 स्पैन बीम है, ठीक है। एक स्पैन तो ये वाला हो गया, यानी ये एक कॉलम से ये एक कॉलम, ठीक है। एक स्पैन हो गया। अब ये दूसरा स्पैन इस कॉलम से इस कॉलम तक, ठीक है। तो यानी EG और GI, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा मैंने EG और GI, ये हो गया अपना 2 स्पैन का, ठीक है। ये वाला फिगर अपना 3 स्पैन कॉलम का, E से F, F से H, H से I, ठीक है। ये 3 अपना स्पैन हो गया कॉलम में, ठीक है। यहाँ पे मतलब इस बिल्डिंग में, ठीक है। अब देखो क्या है, यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो बीम है, इस ये बीम अपना कनेक्टेड है F पॉइंट पे, ठीक है। इस मिडल वाले बीम पे, ये वाला जो बीम है इस पे यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है। ये अपना सेकेंडरी बीम है, और इस बीम का जो लोड है ना इस पॉइंट पे आएगा, ठीक है। कुछ लोड तो यहाँ पे भी जाएगा, लेकिन कुछ लोड यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट लोड आएगा और ये कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। उसी तरीके से इस बीम के लिए भी हो गया। इस बीम का वेट कुछ तो इस कॉलम पे जाएगा, और फिर कुछ वेट इस बीम पे आएगा, ठीक है। जो ऐसे अपना जो बीम है, ठीक है, यानी GI जो बीम है अपना, उस पर कुछ वेट आएगा, ठीक है। पॉइंट लोड होगा और वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा, ठीक है। अभी क्या है, अब इसमें देखो, अब इसमें समझो, इसमें क्या है कि G का सिर्फ एक बीम का वेट आएगा, यानी KG, K और G, ये बीम का जो वेट है इस बीम पे आएगा, ठीक है। कुछ वेट तो इस कॉलम पे भी जाएगा, लेकिन कुछ इस पे भी आएगा, और ये भी वही होगा, कॉन्सेंट्रेटेड लोड होगा। यहाँ पे इस फिगर में 2 पॉइंट लोड है, एक ये पॉइंट लोड हो गया और एक ये पॉइंट लोड है, और इस फिगर में क्या है, सिर्फ एक पॉइंट लोड है। तो यानी इस केस में बीम को ज़्यादा हैवी वेट कैरी करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसके नीचे इतना सपोर्ट नहीं है, ठीक है। अब इस केस में देखो सिर्फ 3 कॉलम है, ठीक है दोस्तों। सिर्फ 3 कॉलम है, एक ये और एक ये, ठीक है। यानी EGI, ठीक है। 3 कॉलम है और 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड आ गया, ठीक है। और इस केस में देखो क्या है, एक कॉलम, 2 कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, ठीक है। और फिर उसके बाद कॉन्सेंट्रेटेड लोड कितना है, सिर्फ एक ये वाला G पॉइंट का कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, ठीक है। तो कॉलम 4 है इसमें, और कॉन्सेंट्रेटेड लोड 1 है। इसमें 2 कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, और इसमें सिर्फ 3 ही कॉलम है, ठीक है। 3 कॉलम 2 लोड, 4 कॉलम और 1 लोड। तो ऑब्वियसली आप खुद जज कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रक्चर सेफ होगा, राइट। ऑब्वियस सी बात है, ये वाला स्ट्रक्चर अपना सेफ होगा। और इसका जवाब कि क्यों सेफ होगा ये वाला स्ट्रक्चर, इसलिए पहले इसकी बात करते हैं कि ये वाला सेफ क्यों नहीं होगा। देखो ये जो पॉइंट लोड आएगा, अब ऑब्वियस सी बात है, इस बीम का वेट इस बीम पे आ रहा है, राइट।
तो इसकी वजह से क्या होगा, देखो पहले तो ये जो बीम है ये इस पे पहले से कुछ लोड है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो बीम है इसका भी लोड इस बीम पे आ गया, तो इसके वजह से क्या है कि इसका जो बेंडिंग मोमेंट है यानी ईजी, ये वाले बीम का जो बेंडिंग मोमेंट है ये 2 गुना हो जाएगा। एक तो अपना पहले जो था इसका बेंडिंग मोमेंट, फिर साथ साथ इसका भी बेंडिंग मोमेंट आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं इस वाले बीम में, इस वाले केस में, तो क्या होगा कि ये सिर्फ एक पॉइंट लोड आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जिस बीम पे आ रहा है पॉइंट लोड उसके दोनों साइड में कॉलम है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इसका अपना पहले से जो बेंडिंग मोमेंट था और फिर इसके बाद इसकी वजह से जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो सब का सब बैलेंस हो जाएगा इन दोनों कॉलम पे। तो ये था दोस्तों पहला रीज़न। अब बात करते हैं दूसरे रीज़न के बारे में। देखो इस फिगर में कितना कॉलम है इस बीम पे, एक कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। लेकिन अब बात करें इस फिगर की तो इसमें कितना कॉलम है इस बीम पे, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम और ये चौथा कॉलम। तो इस फिगर में 4 कॉलम है और इस फिगर में 3 कॉलम है, और जबकि दोनों की लंबाई जो है बीम की सेम है, यानी इस बीम की भी लंबाई सेम है और इसकी भी सेम है, ठीक है। सो इस केस में क्या होगा, जब 3 कॉलम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन इसके इफेक्टिव लेंथ से, ठीक है। सो जब इसका इफेक्टिव लेंथ ज़्यादा होगा और इसका इफेक्टिव लेंथ कम होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसका जो डेप्थ है वो ज़्यादा होगा, ठीक है। यानी जब 2 कॉलम के बीच में दूरी ज़्यादा है और बीम का जो लंबाई है वो ज़्यादा है तो उसकी वजह से क्या होता है, डेप्थ ज़्यादा होता है, और जब डेप्थ ज़्यादा होता है तो ऑब्वियस सी बात है बेंडिंग मोमेंट ज़्यादा होता है, ठीक है। ये आपको मैंने क्लियर किया था एक फॉर्मूला से, जो फॉर्मूला होता है बेंडिंग मोमेंट का WL²/8, ठीक है। तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L से, ठीक है। तो जितना ज़्यादा अपना लेंथ होगा उतना ही ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट होता है, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसकी लंबाई है, सो इसकी वजह से क्या होगा, मोमेंट ज़्यादा जनरेट होगा। तो मोमेंट ज़्यादा जनरेट होगा, इसके वजह से ये अपना स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है दोस्तों, ठीक है। जब डेप्थ ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसकी वजह से बल्कीनेस ज़्यादा आ जाता है। मैंने आपको बताया भी था यहाँ पे कि जब डेप्थ आप ज़्यादा इंक्रीज़ कर दोगे तो सेल्फ वेट जो होता है ना उसका इंक्रीज़ कर जाता है, ठीक है। और उसकी वजह से फिर हमें बल्कि बनाना पड़ जाता है स्ट्रक्चर को, यानी कॉलम भी बल्कि बनता है, फिर अपना बीम भी जो होता है वो भी बल्कि हो जाता है, ठीक है। तो जो बिल्डिंग का जो सेल्फ वेट होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप बीम की लंबाई बढ़ाओगे उसकी वजह से मोमेंट भी बढ़ जाता है। तो इसीलिए ये 2 रीज़न है जिसकी वजह से अपना ये वाला स्ट्रक्चर ज़्यादा सेफ़ है, ठीक है। लेकिन अब आप लोग ये सवाल पूछ सकते हो कि जब कॉलम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे बिल्डिंग में तो ऑब्वियस सी बात है कॉस्ट बढ़ जाएगा। ये ऐसा एक्चुअल होता नहीं है। अगर आप बीम की लंबाई ज़्यादा रखोगे तो आपको उसकी वजह से बीम का जो डेप्थ है ना वो इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर डेप्थ इंक्रीज़ करोगे तो उसके वजह से क्या होता है, फिर कॉलम का साइज़ भी आपको इंक्रीज़ करना पड़ता है। अगर शॉर्ट कॉलम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर लॉन्ग कॉलम है तो लॉन्ग कॉलम होने का मतलब है कि वो स्लेंडर होता है, वो एकदम पतला सा होता है, ठीक है, इन कंपैरिजन टू द शॉर्ट कॉलम। अगर शॉर्ट कॉलम है तब ठीक है, अगर लॉन्ग कॉलम होगा तब आप अगर बीम का डेप्थ बढ़ाते हो तो आपको कॉलम का साइज़ भी बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। इन वन वर्ड आपका ये वाला स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका ज़्यादा सेफ़ है। आते हैं दोस्तों हम लोग घूम के वापस उस यूनिवर्सल क्वेश्चन पे जिस पे कि ये पूरा वीडियो अपना बेस है। P पॉइंट पे कॉलम दें या फिर कॉलम Q पॉइंट पे दें, किस पॉइंट पे देना हमारा ज़्यादा सेफ़ रहेगा। सबसे पहली चीज़ तो ये समझ लो कि इस तरीके का सिनेरियो कि जहाँ पे थोड़ा सा बिल्डिंग को बाहर की तरफ निकाला जाता है, जैसे आप ये देख सकते हो थोड़ा सा ये अलग से पोर्शन बाहर निकाला गया है। बिल्डिंग जबकि इतने में ही ऐसे ही बन सकता था लेकिन ये थोड़ा सा अलग से बाहर निकाला गया है, ठीक है। तो ये जो प्रोट्रूडिंग है या फिर ये जो ऑफसेट है बिल्डिंग में आर्किटेक्चरल पर्पसेस से दिया जाता है, ठीक है। बिल्डिंग इससे अपनी खूबसूरत लगती है थोड़ी, ठीक है। एक तो पहला चीज़ ये हो गया। अब दूसरी चीज़ की बात करें, देखो सबसे पहला केस तो हम लोग एनालाइज करें कि अगर हम लोग अपना कॉलम जो है पॉइंट P पे प्रोवाइड करते हैं तो क्या होगा। देखो क्या है, यहाँ पे ये वाला अपना बीम है B1, ठीक है, इसका नाम है B1 और इस वाले बीम का नाम है B2, ठीक है। अभी देखो अगर हमने ये चीज़ किया तो इसके वजह से क्या होगा, P पे प्रोवाइड करने से क्या होगा कि एक तो अपना जो बीम की जो लंबाई है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो जिसकी वजह से डेप्थ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना एग्जाम्पल में कि जहाँ बीम की लंबाई इंक्रीज़ करते हैं तो उसकी वजह से अपना डेप्थ इंक्रीज़ करना पड़ता है, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से। जहाँ आपने लेंथ इंक्रीज़ किया है मोमेंट इंक्रीज़ कर जाएगा, और मोमेंट को बैलेंस करने के लिए आपको डेप्थ इंक्रीज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये जैसे ही लंबा होगा तो आपको डेप्थ इंक्रीज़ करना पड़ेगा। इकोनॉमिकली फिर आपका स्ट्रक्चर सूटेबल नहीं होगा, ठीक है, यानी आपको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा वो स्ट्रक्चर। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या है कि बीम B2 जो है ना आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड ट्रांसफ़र करेगा बीम B1 पे। एक एंड पे तो यहाँ पे तो कॉलम दिया है लेकिन दूसरे एंड पे कोई कॉलम नहीं है,
तो कुछ लोड तो इस कॉलम पे चला जाएगा, लेकिन कुछ लोड इस कॉलम पे भी आएगा, यानी कॉलम कह रहा हूँ बीम पे आएगा, ठीक है। यानी कुछ लोड अपना B1 पे भी आ जाएगा। तो B1 पे आएगा तो एक तो बीम B1 का खुद का बेंडिंग मोमेंट जो है, और बीम B2 की तरफ से जो लोड आएगा उसकी वजह से जो जनरेट होगा बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट बहुत हाई हो जाएगा यहाँ पे। इसी के वजह से P पे देना टेक्निकली स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं है, ठीक है। सो अपना P पे स्ट्रक्चर सेफ़ नहीं रहेगा, ओके। अब एनालाइज करते हैं दूसरा केस। Q में अगर हम प्रोवाइड करेंगे अगर कॉलम, और P में नहीं प्रोवाइड करते हैं, तो क्या फ़ायदा होता है यहाँ पे। जब बात करते हैं दोस्तों Q के बारे में, तो देखो क्या है ना, यहाँ पे अपना बीम B1 ये वाला हो गया, ठीक है, और बीम B3 ये वाला हो गया, ये पूरा का पूरा बीम B3, और ये वाला बीम B2 हो गया। लेकिन जब एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे एनालाइज करते हैं कि बीम B1 का अपना जो स्पैन है, इसका जो स्पैन है B1 का, ये छोटा है, ठीक है। सो इसमें इतना कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ेगा बेंडिंग मोमेंट से। बीम B2 की बात करें तो ये भी सेफ़ है, इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अपने बेंडिंग मोमेंट को लेके, ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं B3 को, ठीक है, B3 की बात करते हैं, तो B3 की वजह से क्या होगा, देखो यहाँ पे P पे कोई भी कॉलम नहीं है, तो B3 क्या करेगा, एक एंड इसका कैंटिलीवर हो गया, ठीक है, एक एंड तो सपोर्ट है, यहाँ पे तो सपोर्ट है, लेकिन दूसरे एंड पे सपोर्ट नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रक्चर अपना कैंटिलीवर हो गया, ठीक है। ये बीम B3 अपना कैंटिलीवर हो चुका है पूरी तरीके से। तो अब बीम B3 क्या करेगा कि हॉगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। हॉगिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा किसमें, PQ कैंटिलीवर में। ये वाला जो बीम है ना, ये वाला बीम प्रोड्यूस करेगा कैंटिलीवर इफेक्ट इसमें, ठीक है, जिसके वजह से जो बीम B1 में जो सैगिंग जो आ रही थी ना, बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा था इसमें, वो कम हो जाएगा, ठीक है। और इसी की वजह से अपना कॉलम Q पे सेफ है, ठीक है, बजाय P पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझे होंगे इतना सारा एग्जाम्पल जो मैंने दिया है आपको, एक इसके बारे में, एक इसके बारे में, और फिर उसके बाद इन सब चीज़ों के बारे में मैंने आपको जितना भी एग्जाम्पल दिया है, उम्मीद है कि आप लोग इन सब चीज़ों से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। कैसे डिसाइड करते हैं कि बिल्डिंग में कहाँ पे हम लोगों को अपना कॉलम देना है, इस चीज़ का डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, वो चीज़ आप लोग समझे होंगे। सो दोस्तों चलो अब अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए और इसी तरीके के इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।